हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेज। आज हम लोग देखने वाले हैं सवालों का महासंग्राम में संपूर्ण हिंदी को। इसमें हम गद्य खंड के सारे सवालों को करेंगे। हर एक चैप्टर से बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल है जो कि एग्जाम में पक्का ही पूछा जाएगा। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो समझ लिए कि आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग 350 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग गद्य खंड को देखेंगे। अगले दिन हम लोग हिंदी का पद्य खंड को देखेंगे, जिसमें कि सारे कविता का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मिलेगा। ये यूट्यूब पे ज्ञानदीप क्लासेस पे चल रहा है हमारा सवालों का महासंग्राम सीरीज, जिसमें हम लोग क्या करवाने वाले हैं कि जब तक आपका एग्जाम है तब तक हम ढेर सारे ऑब्जेक्टिव और ढेर सारे सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। आप सबको पता होगा कल का जो क्लास था, यानी कि जो सुबह में जो वीडियो था, उसका क्या था कि हम लोग फिजिक्स के बहुत सारे सवाल किए थे, साथ ही साथ 2-3 चैप्टर का ही किए थे। और धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ढेर सारे चैप्टर का एक साथ ला रहे हैं ताकि आपका समय ज़्यादा बचे। और क्योंकि कम समय बचा है तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कंप्लीट किया जाए, सारा का सारा सवाल आपको देखा जाए। और सवालों का महासंग्राम जो सीरीज चल रहा है, इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा ऐसा सवाल मिलेगा जो समझ लीजिए कि एग्जाम में पक्का ही आएगा। अगर इस पूरे सीरीज को आप देख लेते हैं एग्जाम से पहले तक, तो समझिए कि ऑब्जेक्टिव का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, संपूर्ण हिंदी का संपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है बातचीत, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बातचीत स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला जो सवाल है वो क्या है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रशसन है। तो ये जो पहला सवाल है, इसका जो ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट और राकेश मोहन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इन्होंने बातचीत और जैसा काम वैसा परिणाम दोनों को लिखा है। ठीक है, अगला देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण पिता का जो नाम था वो क्या था कि बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। अगला देखते हैं। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ये जो है वो किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो जो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वो क्या है? ललित निबंध है। कैसा है? ललित निबंध है। आगे देखते हैं। जो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ये जो बालकृष्ण भट्ट थे, उनके समय में और कौन से बहुत प्रसिद्ध जो लेखक थे वो कौन थे? तो ये थे भरतेंदु युग था, यानी कि उस टाइम जो महान कवि जो भरतेंदु थे, उनके समय ये बालकृष्ण भट्ट थे। आगे देखते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी कि समझ लिए कि खुद से बातचीत करना ही सबसे उत्तम तरीका है बातचीत करने का। अगला सवाल देखते हैं। संवाद में संपूर्ण महत्वपूर्ण क्या है? माफ कीजिएगा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? आत्मीयता, यानी कि जो एक समझ लीजिए कि ईमानदारी होना चाहिए बात संवाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? सॉरी, कब हुआ था? वो हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। अगला सवाल है। संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो ये किसकी रचना है? ये जो रचना है वो किसका है? ये है श्रीनिवास दास की है। किसकी है? श्रीनिवास दास की। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ये परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो ये इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? रेल बिकट खेल, ये जो है वो किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको पूछ दिया जाए एग्जाम में। अगर आप ये जो सेशन है इसको आप अच्छे से करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो ये जो पूछा जाता है कि जो कविता करने का जो तरीका होता है, कहानी लिखने का तरीका होता है, उसमें भी बहुत सारा तरीका होता है। तो इसमें कौन सा रचना है? ये एक निबंध रचना है। इसको निबंध की तरह लिखा गया है, कहानी की तरह इसको नहीं लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। रॉबिन्सन क्रसो ने 16 वर्ष के उपरांत किस मुख से एक बात सुनी? ठीक है, तो एक बात जो था वो क्या था? फ्राइडे के। किसके मुंह से सुना था? पहला फ्राइडे के मुंह से। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसके जो निबंधकार हैं वो कौन है? सबको आपको पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। भट्ट जी को किसने माफ कीजिएगा, नीचे वाला पढ़ लिए। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि बातचीत करने का तरीका क्या है, वो जो शैली है, जो स्टाइल है वो क्या होना चाहिए। ठीक है,
अगला देखिएगा, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो इसका आंसर क्या है? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो क्या है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के किस पत्रिका का संपादन किया गया? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? हिंदी प्रदीप, क्या होगा? हिंदी प्रदीप का। अगला देखिएगा, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नाम मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ये जो हिंदी प्रदीप है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक क्या है? मासिक पत्रिका है, यानी कि मंथली मैगजीन है, और इसको कब निकाला गया था? 1877 में, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो ये जो सवाल है इसका जो आंसर है वो क्या है? मेघदूतम। जो मेघदूतम है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अगला देखिएगा, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ठीक है, तो अब देखिएगा कि इसमें 4 ऑप्शन है, मैला आंचल, गोदान, एक अजान एक सुजान, माफ कीजिएगा, 100 अजान एक सुजान, और चौथा क्या है? अंतराल। तो इसका आंसर कौन सा है? एक अजान, 100 अजान एक सुजान, यानी कि मैला आंचल किसका है? ये फणीश्वर नाथ रेणु का है, गोदान प्रेमचंद जी का है, और आपका सी है वो ऑप्शन, आपका सही ऑप्शन है 100 अजान एक सुजान, ठीक है। अगला देखिएगा, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसको कहा जाता है नंदी पाठ, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? नंदी पाठ बोलते हैं। अगला देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो इसका आंसर क्या होगा? 16 साल तक रॉबिन्सन को किसी भी इंसान का मुख देखने के लिए नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? मतलब कि कोई भी इंसान बोलता है तभी उसके कैरेक्टर के विषय में पता चलता है, वो कैसा है उसके विषय में पता चलता है। तो ये कौन बोला था? बेन जॉनसन बोला था। नेक्स्ट देखिएगा, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों से ही हो सकती है, या किसका मत है? यानी कि ये जो सवाल है कि जब 2 व्यक्ति बात करता है तभी असली बात का मतलब पता चलता है, और ये किसका कहना था? ये एडिशन का कहना था। किसका? एडिशन का कहना था। नेक्स्ट देखिएगा, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? तो ये कितने लोगों के बीच होता है? 2 लोगों के बीच, ठीक है। आसान सा सवाल था वो। 28 देखिएगा, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो देखिएगा, बातचीत से मन कैसा हो जाता है? ये मन हो जाता है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हम लोग जब किसी तरह का टेंशन में रहते हैं, जब अपने दोस्त यार से बातचीत करते हैं, तो थोड़ा-सा मन हल्का हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? तो आप यानी कि आप देख लीजिएगा, जो आपका जो सवाल है वो क्या है कि अगर ऐसा चीज़ ना रहे तो क्या हो जाएगा? पूरा जो पृथ्वी है, पूरा जो सृष्टि है, वो कैसा लगेगा? कि एकदम गूंगा हो गया। वो क्या है? भाग सकती है, यानी बोलने का शक्ति ना रहे तो कैसा लगेगा? बहुत ही पूरा दुनिया गूंगा गूंगा सा लगेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ठीक है, यानी कि एक समझ लीजिए कि कल्चरल ट्रेडिशन है, जिसमें क्या होता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रसिद्ध है? यह है यूरोप के लोगों में। कैसा है? यूरोप के लोगों में ये है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो ये किसके रचनाकार हैं? ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला जो चैप्टर है वो क्या है? उसने कहा था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आप सबने पढ़ा होगा इसे, ठीक है। तो इसका पहला सवाल देखते हैं, बुद्ध का कांटा रचना है, ये किसका रचना है? तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। जिसने ये कविता जो कहानी लिखी है उसने कहा था। उसी का जो एक और कहानी है, उनका क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और कहानी का नाम क्या है? यह है बुद्ध का कांटा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो ये कौन से सदी के लेखक थे? ये 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। गुलेरी जी ने कल कितनी सॉरी, यहाँ पे कल नहीं, कुल होना चाहिए। तो ये सवाल है आपका कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो कितना है? 3 लिखे हैं उन्होंने, ठीक है। अब देखिएगा, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का जो नायक है वो क्या है? लहना है। आपने एक कहानी पढ़ी होगी, वर्ल्ड वार वन के थीम पे ये सेट है, काफ़ी अच्छा कहानी है, आपने ज़रूर पढ़ी होगी इसे। 5वां सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना
गुलेरी जी की नहीं है। तो इसमें से कौन सा रचना गुलेरी जी की नहीं है? ये हारे को हरिनाम गुलेरी जी की रचना नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था ये तीनों का तीनों रचना किसका है? चंद्रधर्मा गुलेरी जी का। अभी ऊपर सवाल था कि उन्होंने कितनी कहानियां लिखी हैं, तो 3 था, वो ऊपर 3 है। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। ठीक है, छठा सवाल देखते हैं हम लोग। उसने कहा था कहानी है। ठीक है, तो ये कैसा कहानी है? ये है, इसमें सब तरह का इसमें मिक्स है, यानी कि युद्ध पे ये जो थीम है इसका क्या है? वार पे थीम है, जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर वो कहाँ जाता है? लड़ाई पे जाता है। और दिव्य प्रेम की कहानी है, एक प्रेम में सेक्रीफाइस टाइप का कहानी है, और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। और इसका आंसर क्या होगा? चारों इनमें से सभी। ठीक है, सातवां सवाल देखिएगा। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? तो ये जो ये जो कहानी है वो कौन से शहर पे चित्रण किया गया है? ये अमृतसर पे किया गया है। सवाल 8वां देखिएगा। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मांझे नाम था। अगला सवाल देखिएगा। लहना सिंह किस पद पर था? यानी कि जो वो सेना में था, तो वो किस पद पे था? वो था जमादार। किसके पद पे था? वो जमादार था। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? जो लहना सिंह जो लड़ाई के दौरान घायल होकर जब उसकी मृत्यु हुई, तो किसके गोद में हुई थी? तो वो हुआ था वजीरा सिंह के गोद में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। पलटन का विदूषक कौन था? सवाल आपका क्या है कि पलटन का विदूषक कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या है? वजीरा सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी, इसका जो ऑप्शन सी है वो क्या है? सही आंसर है, यानी कि वजीरा सिंह। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? यानी जो ये लड़ाई चल रहा था वो उसमें भारतीय सैनिक थे, और उनका जो लड़ाई था वो किसके साथ हो रहा था? जर्मनी के साथ हो रहा था। किसके साथ? जर्मनी के साथ हो रहा था। नेक्स्ट देखिएगा। जर्मनी लप्टन को किसने मार गिराया? यानी जो जो उनके तरफ से जो लप्टन थे, यानी जो जिसको कैप्टन भी आप कह सकते हो, उसको किसने मारा था? तो उन्होंने किसने मारा था? लहना सिंह ने मारा था। अगले देखिएगा। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? यानी हर एक सैनिक का उनके वर्दी का नंबर दिया जाता है, तो उनका नंबर कितना था? ये 77 था। अगला देखिएगा। सरकार के सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सॉरी, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो जब किसी तरह का कोई वार में आप शामिल होते हो, तो सरकार उसके उपलक्ष्य में क्या देता है? कुछ जमीन देता है। तो कहाँ दिया था? सूबेदार को कहाँ दिया था? लायलपुर में। अगला देखिएगा। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, तो जो गुलेरी जी जो इस कहानी के राइटर हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो जैसा कि आपको पता है, सुखमय जीवन बुद्ध का कांटा, और ये उसने कहा था, एक तीनों का तीनों जो कहानी है किसने लिखा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? यानी कि जो ये जो कहानी जो पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? 1915 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कछुआ धर्म किसकी कृति है? यानी कि ये जो एक कहानी है, एक तरह का रचना है, वो किसकी रचना है? वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। देखिएगा, पुरानी हिंदी रचना है ये जो एक और रचना है, वो किसका है? ये भी किनका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ये सब याद रखिएगा आप लोग, एक बार कम से कम आप देख भी लीजिएगा, एग्जाम से पहले भी एक दिन देख लीजिएगा। लगभग आधे घंटे से 40 मिनट के आसपास तक ये वीडियो बनेगा। ठीक है, जिसमें आपको 350 से ज़्यादा सवाल करवाए जाएंगे। आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया, देख लिया, तो समझ लिया कि हिंदी के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको किसी तरह का कोई भी चिंता लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? इनमें से जो कौन सा निबंध है वो किसको गुलेरी जी ने नहीं लिखा था? तो इसका जो आंसर है वो कहा मजदूरी और प्रेम, ये दूसरे राइटर ने लिखा था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कुड़मई का अर्थ क्या होता है? देखिए, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं? इंगेजमेंट लिखते हैं, तो उसी को पंजाबी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? कुड़मई बोलते हैं। मंगनी को जिसको बोलते हैं, जिसको एंगेजमेंट भी बोलते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुड़मई बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। बोधा कौन था? यानी कि देखिएगा, जो बोधा सिंह था वो किसका बेटा था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। आगे देखिएगा। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ये जो लहना सिंह जो थे वो कहाँ के रहने, उसके जो मामा थे वो कहाँ के रहने वाले थे? उनके रहने वाले थे अमृतसर के। ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो कहानी भी जो बेस है वो किस पे बेस्ड है? ये अमृतसर पे बेस है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए।
कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो कफन है वो किसको लिखा था? ये लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था, ये तीनों कहानी किसने लिखा है? गुलेरी जी ने लिखा है। नेक्स्ट सवाल देखिए, गुलेरी जी किस गाँव के मूल निवासी थे? तो कौन से गाँव से बिलॉन्ग करते थे गुलेरी जी? तो ये था गुलेर, इसलिए इनके नाम पे गुलेरी इनको कहा जाता है, ठीक है? पहले के ज़माने में जो शायर होते थे, जो राइटर होते थे, अपने शहर के नाम पे ही अपना नाम जोड़ लेते थे। जैसे कि फैज़ाबादी हो गया या इलाहाबादी हो गया, ये सब अपने नाम के टाइटल में अपने शहर का नाम जोड़ना पसंद करते थे, ठीक है? इसलिए ये गुलेर के थे, तो इनको क्या कहा जाता था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। नेक्स्ट देखिएगा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानीकार इनका कौन है? ये माफ़ करिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अगर देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के, ये युग लिखा हुआ है यहाँ पे, युग लिखा हुआ है, किस युग के कहानीकार हैं? तो एक जैसे कि इससे जो पहला वाला चैप्टर था, उसमें क्या था कि बालकृष्ण भट्ट थे, ऐसा ही बिल्कुल सेम सवाल था कि कि कौन से युग के थे, तो वो कौन से थे? आधुनिक युग के थे और ये कौन से थे? द्विवेदी युग के। माफ़ कीजिएगा, जैसे राइटर का युग के हिसाब से था, तो ये द्विवेदी युग के थे और वो कौन से युग के थे? भरतेंदु युग के थे, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? यानी जो ये पूरा जो कहानी है, वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? वो है 5 पार्ट में डिवाइडेड है। नेक्स्ट देखिएगा सवाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? तो लहना सिंह जो कहानी है वो किसके पात्र हैं? वो है उसने कहा था, ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखिएगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो एक तरह का क्या है? कर्म प्रधान की कहानी है, जिसमें कि अपना ड्यूटी निभाना ही सबसे मेन चीज़ होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ये जो सब एक तरह का किताब आप कह सकते हो या नॉवेल कह सकते हो, वो किसकी रचना है? वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। नेक्स्ट देखिए, किरत सिंह कौन था? तो किरत सिंह जिसमें बताया गया है कि जो किरत सिंह है, उसका रिलेशन क्या था बाकी सबसे? तो लहना सिंह का क्या था? ये भतीजा था। अगला देखिएगा, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार-बार कौन-सा प्रश्न करता था? तो जैसे कि आपने कहानी पढ़ी होगी, तो उसमें उसने एक बाज़ार में एक लड़की से मिला था और जिससे एक ही सवाल पूछता था। तो क्या पूछता था वो कि तेरी कुड़माई हो गई? यानी कि लड़की से पूछता था कि क्या तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है? यही सवाल वो बार-बार लड़की से पूछता था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक को खोद कर जाने को कहा था? ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो कितना है? 10 आदमी को उन्होंने बोला था कि जाओ खंदक खोदो, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह कौन थे? मामा रहते थे, ठीक है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? यानी कि जो सूबेदार को जो जाता है, तो वो बुलाने के लिए किसे भेजता है? उसे भेजता है वजीरा सिंह को, ठीक है? अगला देखिएगा, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? ठीक है? तो जो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और देखिएगा, उस सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? तो किसे कहा था? लहना सिंह से कहा था, ठीक है? अ, लहना सिंह का सिर लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लहना सिंह का जो सिर था वो लेकर अपने गोद में कौन बैठा हुआ था? वो था वजीरा सिंह, ठीक है? आगे देखिएगा, अब हम लोग आ गए हैं संपूर्ण क्रांति पे, ये चैप्टर 3 है, ठीक है? अभी अ चैप्टर 3 हम लोग देख रहे हैं, संपूर्ण क्रांति। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर देख लिए, बातचीत और उसने कहा था, ये दोनों चैप्टर देख लिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन सही लग रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम बाउल था, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, ठीक है? तो ये किनका कहना था? ये था जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था। नेक्स्ट देखिएगा, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? यानी जो रामधारी सिंह जो दिनकर हैं, वो कौन से अस्पताल में मरे थे? उनका निधन हुआ था, तो ब्लिंगडन नर्सिंग होम में उनका डेथ हुआ था। अ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? ठीक है? तो इनका किसका दलाल कहा गया है? अमेरिका का दलाल कहा गया है। आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जो उनका देख-रेख कर रहा था, उनके डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान नाम था। क्या था? डॉक्टर रहमान नाम था। जयप्रकाश जी की
को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो जो इसका आंसर है वो क्या था? स्वामी सत्यदेव। सत्यदेव का भाषण सुन के इनको लगा कि अब अमेरिका जाना चाहिए, ठीक है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे के उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है था। आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने एसआईसी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? आईसी आईएससी यानी कि माफ कीजिएगा, आईएससी जो है वो कहाँ से पास किया था? तो इन्होंने पास कहाँ से किया था? पटना कॉलेज से पास किया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1924 में। आगे देखिएगा, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो इनका जो मार्क्सवादी सोच के तरफ जो झुकाव था वो कब से शुरू हो गया? तो इनका हो गया था 1924 से ही, लेनिन के मौत के बाद से ही। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो आप सबको पता होगा कि मैंने मैला आंचल है, वो किनका नॉवेल है? वो है फणीश्वर नाथ रेणु का है। आगे देखिएगा, 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो एक उस समय कौन थे? ये थे जयप्रकाश, एक सेकंड, ये सवाल गलत है, सवाल कौन सा था ये? उस टाइम कौन थे? अब्दुल गफूर थे। आगे देखिएगा, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? आप सबको पता होगा, ये बहुत ही कॉमन है, आप सब राइटर का जन्म और उसका डेट और नाम वगैरह अच्छे से याद कर लिएगा, एक ना एक सवाल पक्का आएगा, उनके डेट ऑफ बर्थ और कौन सा राइटर कौन सा कहानी लिखा है, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, ये भी कहानी में मेंशन है, तो इनका नाम क्या था? प्रभावती देवी, ठीक है। आगे देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? तो जो 17 नंबर सवाल है वो क्या है? जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटी है, ये जो नॉवेल है वो किसका रचना है? वो है जयप्रकाश नारायण जी का। अगले देखिएगा, 18 क्वेश्चन नंबर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? आप सबको पता होगा, ये भी किताब में मेंशन है, ये कब हुआ था? 1952 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, तो इनको भारत रत्न कब दिया गया था? दिया गया था इनको 1998 में। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद रखती था? आप सबको पता होगा कि नहीं, इनको जन लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? आप सबको पता होगा कि ये पटना में दिए थे, पटना के गांधी मैदान में इन्होंने 5 जून 1974 को ये संपूर्ण क्रांति वाला बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? अभी सबसे ऊपर ही था ये था बॉल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये पटना के ही निवासी थे, तो इन्होंने कब इसे ज्वाइन किया था, लीड किया था, माफ़ कीजिएगा, ज्वाइन तो पहले ही किया था। छात्र आंदोलन को कब लीड किया था? 1974 में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? आप सबको पता होगा कि जो जयप्रकाश नारायण के जो फादर थे उनका नाम क्या था? उनका उनका नाम था हरसुद दयाल। क्या नाम था? हरसुद दयाल। अगर देखा, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? ठीक है, तो इनका जो पाठ है वो क्या है? संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक तरह का भाषण है। ये क्या है? एक भाषण है। भाषण के तौर पे इस कहानी को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो ये है जयप्रकाश नारायण जी का। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो ये भी किनका है? ये जयप्रकाश नारायण जी का ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो इनका जो बर्थ स्थल है, यानी कि जो डेथ ऑफ प्लेस है, वो क्या है? वो है सिताब दियारा में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस अभी जैसे सवाल था कि 1974 में जयप्रकाश नारायण जी ने ही छात्र आंदोलन को नेतृत्व किया था। अगला देखिएगा, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुआ था? 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनको मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है।
आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने मित्र के साथ रुके। कौन से मित्र के साथ इन्होंने रुके? ये ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, ठीक है। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो देश के भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों में, यानी जो आजकल के जो नए नए जनरेशन है उनके हाथों में भविष्य है देश का, ठीक है। 35 नंबर देखिएगा, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो ये किनके घर पे इनको दिनकर जी को पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के घर पे हार्ट अटैक उनको आया था, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो इन्होंने कौन सी परीक्षा दी थी? आईएससी का परीक्षा दिया था इन्होंने। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह पर सुना था जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो ये कौन था? ये दीक्षित जी ने सुना था कि एक बड़े अधिकारी से कि अगर जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, जयप्रकाश नारायण किस मित्र को ठोस मानते थे? किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता, अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो किसको भाई कहते थे? जवाहरलाल नेहरू जी को वो भाई कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो अगला चैप्टर है वो कौन सा है? अर्धनारीश्वर, जो किनका रचना है? ये है रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है। हम लोग थोड़ा सा फास्ट अब करेंगे, क्योंकि अगर इसी स्पीड से करते रहें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को पद्म भूषण दिया गया था। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? या फिर अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो ये किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी के है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना है? तो अर्धनारीश्वर इनकी रचना है। नेक्स्ट देखिएगा, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो आप सबको पता है कि इनका जो जन्म हुआ था कौन से जिले में हुआ था? बेगूसराय में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अर्धनारीश्वर किस गण का समन्वय है? तो ये किनका है? नारी और पुरुष दोनों का, यानी कि हाफ मेल और हाफ फीमेल को क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? तो पहली इनकी कौन सी थी? प्रणभंग था। अगला सवाल देखिएगा, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो कौन से पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर में। नेक्स्ट देखिएगा, दिनकर जी की पहला कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो 1925 में इनकी पहला कविता प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? यानी कि मान लीजिए कि अगर हम लोग पति को एज अ आइडिया की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो पत्नी को क्या हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? इमोशन की तरह, यानी भावना की तरह, ठीक है। आगे देखिएगा, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? आप सबको पता होगा कि जो भगवान बुद्ध थे और जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने नारियों को किसका अधिकार दिया था? भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, यानी कि वो संन्यास का अधिकार उनके पास था। आगे देखिएगा, पुरुष जब नारी के गण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गण नहीं, वहाँ पे गुण थे, माफ़ कीजिएगा, प्रिंटिंग एरर है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। कथन किसका था? ये कथन था प्रेमचंद का। किनका कथन था ये? चंद जी का था। अगला है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? तो एक तरह का ये क्या है? एक है एकांकी है। क्या है? एकांकी है। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? आप सबको पता होगा कि जो गांधी जी थे उन्होंने नारीत्व की साधना की थी अपने जीवन के अंतिम दिनों में, ठीक है। आगे देखिएगा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस रूप है? तो ये है एक तरह का कल्पित रूप है। कैसा है ये? कल्पित रूप है, एक इमेजिनरी रूप है कि अगर भगवान शंकर और पार्वती जी का आधा आधा रूप होता तो कैसा होता? तो वो अर्धनारीश्वर के रूप में होता। आगे देखिएगा, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है? तो कैसे हो जाती है? जब वो नारी का गुण सीखते तो राक्षसी हो जाता है, यानी कि कोई भी नारी अगर पुरुष का गुण सीखती है तो कैसा बन जाती है? राक्षसी बन जाती है, ठीक है। आगे आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? जूठन है वो किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, तो इसलिए ये ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो आप सबको पता होगा कि जो परशुराम की प्रतीक्षा है वो किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञान
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एक कौन से रचना पे हुआ था इनको? उर्वशी लिखने पे इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे देखिए, युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, यानी कि समझ लीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक अ, क्या लिखा था? काव्य लिखा था, और वो उसका नाम क्या था? कुरुक्षेत्र। और एक कुरुक्षेत्र कभी आपको मौका मिले तो पढ़िएगा, काफ़ी बहुत ही अच्छा है ये किताब, ठीक है? एक बहुत ही अच्छा कविता इसमें होता है। और उसी तरह से रश्मि रथी को भी पढ़ सकते हैं, इसमें कृष्ण की पुकार है, कृष्ण की चेतावनी, वो बहुत ही फेमस कविता है, आप सबने सुना होगा। अगला देखिएगा कि अगला जो सवाल है वो है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो किसका अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो वो है भगवान कृष्ण का और भगवती पार्वती का है, ठीक है? आगे देखिएगा, गंधारी थी, तो गंधारी किन की माँ थी? ये दुर्योधन की माँ थी, आप सबको पता होगा। आगे देखिए, प्रेमचंद जी थे, ये क्या थे? एक तरह के एक कथाकार थे, कहानी लिखने वाले थे। और आगे देखिएगा कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? 13 सितंबर 1908 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए, दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो जो दिनकर जी थे वो किनके समय में थे? वो थे छाया छायावत छायावतोदर युग के थे। आगे देखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो ये किनका है? ये है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? तो ये कौन सा कविता है? शुद्ध कविता की खोज, ठीक है? अगला हम लोग देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं, ये जो कहानी है वो एक गद्य खंड का है, वो क्या है? रोज नाम का है, ठीक है? और इनके जो लेखक हैं वो कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से भी इनको काफ़ी प्रसिद्ध थे उस समय, ठीक है? और इनका कहानी का नाम क्या था? रोज था, ठीक है? अज्ञेय मुख्यतः क्या थे? तो ये एक एक तरह का समझ लीजिए कि कहानीकार थे। क्या थे? ये स्टोरी टेलर थे। नेक्स्ट देखिएगा कि अज्ञेय जी इंटर कहाँ से पास किया था? जो इनका जो इंटर हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी 1924 में। नेक्स्ट देखिएगा, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो महेश्वर की पत्नी का नाम था मालती। क्या नाम था? मालती। नेक्स्ट देखिएगा, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक के प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा था? जो रोज कहानी है उसमें एक पेशेंट को क्या हो गया था? गैंग्रीन हो गया था, इसीलिए ये गैंग्रीन नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है? आगे देखिएगा, देखा कितने वर्षों तक मालती से मिलने कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? तो वो कितने साल के बाद मिलने गया था? वो मिलने गया था 4 वर्षों के बाद, ठीक है? वो इसमें मालती उनकी एक मुँह बोली बहन टाइप की है, तो उन्होंने 4 साल के बाद, उसके शादी के 4 साल के बाद वो मिलने गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ठीक है? तो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे, एक तरह का बीमारी है जिसमें क्या होता है? पैर फूल जाता है, कभी-कभी पैर भी काटना पड़ता है। तो जो मालती के पति थे वो क्या थे? डॉक्टर थे, तो उन्होंने एक पेशेंट का इलाज करके आया था जस्ट अभी, ठीक है? आगे देखा, मालती के पति का नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? महेश्वर नाम था। आगे देखिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? यानी जो एक संस्था है जो कि क्या करता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार देता है, और कौन सा पुरस्कार इनको मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे देखिएगा, अज्ञेय जी के घर के किस हस्तलिखित पत्र का संपादन किया था? तो इन्होंने किया था इन्होंने आनंद बंधु का संपादन किया था। किसका किया था? आनंद बंधु का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आप सबको पता होगा कि जो पहली पत्रिका थी किसमें था? वो सेवा नाम से प्रकाशित हुआ था, सेवा में, ठीक है? आगे देखिए, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? वो आम लेकर आया था। कौन सा? आम लेकर आया था। कहानी का कौन सा रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है? तो महेश्वर थे, वो क्या थे? डॉक्टर थे। नेक्स्ट देखिए, अज्ञेय जी के कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो उन्होंने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, मालती के पति क्या थे? तो मालती के पति एक डॉक्टर थे। नेक्स्ट देखिएगा, तारसुप्तकु अ, का संपादक कौन है? यानी एक तरह का क्या है कि ये मैगज़ीन है, उसका संपादक कौन है? एडिटर कौन है उसका? तो एडिटर थे सच्चिदानंद अज्ञेय।
नेक्स्ट देखिएगा, अगेय किस वाद से संबंधित है? तो ये कौन से टाइम के आप कह सकते हो? ये थे प्रयोगवाद के समय के थे। कब थे ये? माफ़ कीजिएगा। अगला देखिएगा, इनमें से अगेय का नाटक कौन-सा है? तो ये ढेर सारे जो नाटक लिखा जाता था उसमें जो उत्तर प्रियदर्शी है वो किनका नाटक था? अगेय जी का। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? तो एक क्या है? एक बीमारी है। गैंग्रीन एक क्या है? बीमारी है। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? तो उनके जो संतान था उसका नाम क्या था? टीटी नाम था। आगे देखिएगा, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो ये किसका रचना है? ये है अगेय जी का। नेक्स्ट देखिएगा, अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना प्राप्त हुआ था कितनी कौन से कहानी के लिए इनको प्राप्त हुआ था? तो ये कितनी नावों में कितनी बार कहानी के लिए इनको हुआ था, इनको मिला था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट देखिएगा, जो अगेय का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? हुआ था 18 मार्च 1912 को। देखिए आगे देखिएगा, अगेय के पिताजी का नाम क्या था? तो इनका अभय जी के पिताजी का नाम था हीरानंद शास्त्री। आगे देखिएगा, कौन सी पुस्तक अगेय की है? तो इनमें से जो कौन सी पुस्तक है वो किन की है? अगेय जी के है। वो पुस्तक है सी हरी घास पर क्षण भर। जो इनकी जो कविता का सॉरी जो पुस्तक का नाम था क्या था? वो हरी घास पर क्षण भर। ठीक है। 27 देखिए, कौन सी रचना अगेय की नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सा जो कहानी है, जो रचना है वो अगेय जी की नहीं है। वो क्या है? तिरछ है, वो अगेय जी का नहीं है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो आप सबको पता है कि मालती इनकी नायिका है। अगर देखिए, रोज कहानी में अतिथि बनकर जाता है तो ये दूर के रिश्ते का भाई, यानी कह सकते हो मुंह बोला भाई आप मान सकते हो। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? यानी कि कौन से घंटे के खड़कन के साथ ये समाप्त होती है? तो ये होता है 11 कितने बजे? 11 बजे के। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी कृति अगेय की नहीं है? तो वो जो सदा नीरा है वो इनका नहीं है। आगे देखिएगा, कौन सी कृति अगेय की है? तो इसमें से जो नदी के द्वीप है वो किनका है? ये अगेय जी का है। आगे देखिएगा, रोज इनमें से क्या है? एक तरह का आप कह सकते हो कि ये एक निबंध है। क्या है? एक तरह सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक तरह का क्या है? एक कहानी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो ये है अगेय जी इनके नाटककार हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? यानी कि जो शेखर है वो किसकी है? वो है एक उपन्यास, एक तरह का नोवेल है। क्या है? नोवेल है। ठीक है। आगे देखिए, अगेय की माँ का नाम क्या था? तो अगेय जी के माता का जो नाम था वो क्या था? म्युंती देवी नाम था। क्या था? ब्युंती देवी। आगे देखिए, रोज कहानी शीर्षक के लेखक कौन है? रोज कहानी के शीर्षक के लेखक हैं अगेय जी। आगे ये पार्ट 1 था। ये जो हम लोग गद्य खंड देखने वाले हैं, इसका जो कौन सा पार्ट था? ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम लोग तुरंत इसके बाद अपलोड करेंगे, यानी कि आपको अलग-अलग पार्ट करके देते हैं, ताकि कोई भी चीज़ आपको देखने में आपको आसानी हो, ताकि आप दूसरे सब्जेक्ट पे भी आप फ़ोकस कर सकें। ठीक है? ये लगभग 40 मिनट के आसपास का वीडियो है, जिसमें कि आपको 5 चैप्टर कवर किया गया है। उस साथ ही साथ हम लोग और जो 7 चैप्टर बचा हुआ है, 8 चैप्टर बचा हुआ है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? पार्ट 2 में डालेंगे, वो भी लगभग 40 मिनट का रहेगा। यानी कि 40 मिनट यानी कि 80 मिनट आप देते हो, तो हिंदी का सारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव आपका हो जाता है गद्य खंड का। ठीक है? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सवालों का महासंग्राम सीरीज़ के साथ जुड़ जाओ आप, और आपको एग्ज़ाम तक सारे सवाल कराए जाएँगे। आप निश्चिंत रहो। धन्यवाद।